बगहा से बताते हैं, जहां नरवल बरवल में जमीन अतिक्रमण की सूचना पर जांच के लिए पहुंचे बगहा 2 के सीओ पर अतिक्रमणकारियों ने हमला बोल दिया और इस हमले में बगहा 2 के सीओ रवि प्रकाश चौधरी को चोट लगी है, जिनका इलाज बगहा अनुमंडल अस्पताल में किया गया। सीओ के दाहिने हाथ सहित मस्तूड़े और दाहिने आंख में चोट लगी है। बताया जा रहा है कि जमीन अतिक्रमण कर रहे लोगों से जब जमीन संबंधी कागजात मांगा गया तो सीओ के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। सीओ के साथ हाथापाई की गई। सीओ के गार्ड ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है, जिसे पटखौली पुलिस को सुपुर्द किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बगहा से बता रहे हैं, सीओ के साथ मारपीट की खबर मिल रही है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। बगहा 2 के सीओ पर हमला किया गया है। जानकारी के मुताबिक अतिक्रमणकारियों ने हमला बोला है। तो घूम के गए उनके पास, तो बहुत ही बदतमीजी भरे अंदाज में, कोई क्या नाम बताया उनका, लाल बाबू गोंड तो था। तो सुना है कि कोई पहले किसी पॉलिटिकल पोस्ट पर थे वहाँ पे, समथिंग पार्षद वगैरह, तो वो उनका पॉलिटिकल जो मतलब बदतमीजी वो दिखाई दे रहा था उनके एटीट्यूड से। तो किसी भी तरह का रिस्पेक्टफुल ये नहीं था। तो उससे जब पूछा गया कि भाई किसी बना रहे हो, किससे पूछ के बना रहे हो, तो हम कौन, आप कौन होते हैं पूछने वाले। तो हमने बोला लैंड का पेपर दो, तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन है। तो फिर थोड़ा सा इस अंदाज में कि आप कौन होते हैं देखने उठने वाले, ठीक है। तो उसके बाद फिर उसने हमला कर दिया हम लोग के ऊपर में। घड़ी टूट गई है, चेहरे में चोट लगा है, थोड़ा सा आंखों में भी चोट लगा, दर्द है। गोपालगंज से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस और उत्पाद विभाग की संयुक्त टीम ने शराब के अवैध कारोबार पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। कुचायकोट थाना क्षेत्र के बलथरी चेक पोस्ट पर एक ट्रक से 900 कार्टन विदेशी शराब बरामद की गई है। इसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए आंकी जा रही है और इस दौरान मुर्शिदाबाद निवासी एक तस्कर दाऊद नबी को गिरफ्तार किया गया। उत्पाद अधीक्षक के मुताबिक ये खेप उत्तर प्रदेश से मुजफ्फरपुर भेजी जा रही थी। तस्करों ने शराब की पेटियों को छिपाने के लिए ट्रक में लोड रुई के बोरों के बीच रखा था। फिलहाल गिरफ्तार तस्कर से नेटवर्क का खुलासा करने के लिए पूछताछ जारी है। में एक ट्रक का जांच किया गया संदिग्ध पाने पर, जिसमें भारी मात्रा से विदेशी शराब जब्त किया गया है, जो कि रुई के बोरा के आड़ में विदेशी शराब का खेप बिहार लाया जा रहा है। देखिए, नेपाल में भड़की हिंसा ने अररिया जिले से सटे नेपाल के विराटनगर को भी जला दिया है। अररिया के जोगबनी बॉर्डर पर पुलिस और एसएसबी के जवान जोगबनी गेट को लॉक कर मुस्तैदी से सुरक्षा में लगे हुए हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अररिया के जोगबनी बॉर्डर इलाके की। अररिया के डीएम, एसपी और पूर्णिया प्रक्षेत्र के एसएसबी, डीआईजी खुद जोगबनी में बैठकर हालात का जायजा ले रहे हैं। नेपाल के विराटनगर के हाई कोर्ट, सभी सरकारी कार्यालय और तत्कालीन सत्ताधारी दल के नेताओं के घर को आग के हवाले कर दिया गया है, जबकि विराटनगर के भाट भटनी मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में असामाजिक तत्व सामानों की लूट कर रहे हैं। हमारे ज़िले में नेपाल की सीमा पे जितने भी हमारे एसएसबी के पोस्ट हैं, हमारे थाने हैं, सभी निरंतर भ्रमणशील हैं। सभी जगह पे चौकसी बरती जा रही है। किसी भी प्रकार का, किसी भी तरह का विधि व्यवस्था का कोई भी समस्या अभी तक हम लोगों के संज्ञान में नहीं आया है जो हमारे क्षेत्र में हो रहा हो। सब लोग सजग हैं, फोर्सेस डिप्लॉय की जा चुकी है। तो नेपाल में हिंसक प्रदर्शन और आगजनी से हालात बेकाबू हो गए हैं। हिंसक आंदोलन का बॉर्डर इलाके में भी असर देखा जा रहा है। मधुबनी से सटे नेपाल बॉर्डर पर एहतियातन चौकसी बढ़ा दी गई है। एसएसबी ने बॉर्डर के थानों को अलर्ट पर रखा है। मधुबनी एसपी ने जयनगर थाना क्षेत्र के बेतोनाहा बॉर्डर पर बने चेक पोस्ट का निरीक्षण किया है। जयनगर थाना क्षेत्र से महज 3 किलोमीटर दूर नेपाल के सिरहा जिले में प्रदर्शनकारियों ने उग्र प्रदर्शन किया है। जो अभी सूरत हालात हैं उसके मद्देनज़र मधुबनी पुलिस पूरी तरह से चौकस है और बॉर्डर के हमारे जितने भी पुलिस स्टेशन हैं सभी को हम लोग ने हाई अलर्ट पे रखा हुआ है। सभी हमारे एसडीपीओ, सर्किल इंस्पेक्टर और थाना प्रभारी इस समय सब लोग फील्ड में हैं। खासतौर पे जो बॉर्डर के थाना है उसको मैंने आदेश दिया है कि दिन हो या रात हो लगातार वहाँ पे जो चौकसी हम लोग बरत रहे हैं। एक्स्ट्रा फोर्स भी हम लोग ने यहाँ पे डिप्लॉय किया है। भागलपुर के रेलवे स्टेशन पर फिलिस्तीन का झंडा लहराने और भड़काऊ नारेबाजी करने के मामले में पुलिस ने मुस्लिम समुदाय के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आगे कार्रवाई करते हुए आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। वीडियो वायरल होने के बाद स्टेशन अधीक्षक ने जीआरपी में मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस लगातार आरोपियों की जांच कर रही थी।
आपको बता दें, ईद उल मिलादुन्नबी के दिन रेलवे स्टेशन पर इन आरोपियों ने फिलिस्तीन का झंडा लहराते हुए इजराइल मुर्दाबाद, फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए थे। सर तन से जुदा का भी नारा लगाया गया था। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल पंप पर सरेआम बाइक सवार अपराधियों ने एक महिला की चेन खींच ली। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के चर्चित चिकित्सक डॉक्टर शैलेंद्र कुमार की पत्नी शशि सिंह की चेन बदमाशों ने दिन दहाड़े खींच ली। सीसीटीवी फुटेज में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक बाइक पर दो युवक सवार होकर आते हैं और पेट्रोल पंप पर खड़ी महिला की चेन खींचकर फरार हो जाते हैं। बाइक सवार अपराधी इतने शातिर थे कि बाइक पर नंबर प्लेट भी नहीं लगा रखा था। काजी मोहम्मदपुर थाने की पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान में जुटी हुई है। ये तस्वीर एक बार फिर से आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये वो सीसीटीवी फुटेज है जिसके आधार पर पुलिस की टीम अब आगे कार्रवाई करेगी। लेकिन ये तस्वीर देखकर अंदाजा लगा सकता है कि किस तरीके से बेखौफ अपराधी स्नैचिंग की घटनाओं को सड़क पर अंजाम दे रहे हैं। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 25 एजेंडे पर मुहर लग गई है। नीतीश सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं, जिसमें सबसे अहम फैसला है बिहार में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के मानदेय में बढ़ोतरी का। अब आंगनबाड़ी सेविका को 9,000 रुपए और आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 4,500 रुपए मिलेंगे। साथ ही नीतीश कैबिनेट ने आज 4 तरह के गैर आवासीय संपत्ति के कर में छूट दी है। गैर आवासीय संस्थानों जैसे कि होटल, हेल्थ क्लब, जिम, क्लब और विवाह हॉल में भी पहले 3 के गुणक में टैक्स लगता था, जिसे कम करके अब 2 गुणक कर दिया गया है। कुटीर उद्योग 500 वर्ग फीट से कम क्षेत्रफल वाले दुकान और 1000 फीट से कम एरिया वाले गोदाम पर 2 के जगह 1 गुणक टैक्स लगेगा। नर्सिंग होम, क्लिनिक, औषधालय और प्रयोगशाला को 3 गुणक टैक्स लगता था, जिसे घटाकर अब 1.5 गुणक कर दिया गया है। वाणिज्य कार्यालय, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनियों के कार्यालय, बैंक एवं निजी अस्पताल में गुणक 3 से कम करके 2 कर दिया गया है। सांस्कृतिक एवं धार्मिक प्रकृति के स्थल, केंद्र एवं संस्थानों में भी टैक्स 0 रखा गया है। हमारे अथक प्रयास के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज बिहार की कैबिनेट ने होल्डिंग टैक्स को घटाकर करीब करीब आधा कर दिया है। जो तेजस्वी जी ने जो बढ़ाया था उसको घटाकर आधा कर दिया है और एक बड़ी राहत बिहार के लोगों को देने का काम किया है। देखिए, उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने बड़ी जीत हासिल की है। सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले और उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी और इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को हरा दिया है। उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत से एनडीए खेमे में खुशी की लहर है। देश को नए उपराष्ट्रपति मिल गए। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति चुनाव में भारी जीत हासिल की है। उन्होंने इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को मात देकर जीत हासिल की। उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 781 में से 767 मत पड़े। एनडीए उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को प्रथम वरीयता के 452 वोट मिले। उन्हें भारत का उपराष्ट्रपति चुना गया। विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को प्रथम वरीयता के 300 वोट ही मिले। एनडीए ने 2/3 से बहुमत हासिल कर ली है। वैसे बीजेपी की ओर से दावा किया गया कि 14 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है। आपको बता दें कि बीआरएस और ओडिशा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी ने उपराष्ट्रपति चुनाव से किनारा कर लिया था। राज्यसभा में बीआरएस के 4 और बीजेडी के 7 सांसद हैं। शिरोमणि अकाली दल ने भी पंजाब में बाढ़ के चलते वोट डालने से इनकार कर दिया था। वाईएसआर-सीपी के 11 सांसदों ने पहले ही एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने का फैसला किया। वैसे उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी गठबंधन ने भी अच्छी चुनौती दी थी, पर उनकी संख्या एनडीए के मुकाबले बेहद कम रही। इस चुनाव में जीत से एनडीए खेमे में खुशी की लहर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और इसी बीच आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। नए उपराष्ट्रपति को सीएम नीतीश कुमार ने बधाई दी है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके सीएम ने बधाई दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से भी नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी गई है। सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति के लिए शुभकामनाएं दी हैं। देखिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको ये पोस्ट दिखा रहे हैं। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार श्री सीपी राधाकृष्णन जी को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुने जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ये पोस्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया गया है और नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी गई है। तो नीतीश कुमार की तरफ से पोस्ट करके नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी गई हैं। आपको बता दें, सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के कैंडिडेट बी सुदर्शन रेड्डी को इस बार हरा दिया है। जानकारी के मुताबिक 452 वोट सीपी राधाकृष्णन को मिले थे और बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें मात दी और नए उपराष्ट्रपति देश के बने हैं। और ऐसे में सीएम नीतीश कुमार की तरफ से बधाई नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को दी गई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर भी आपको दिखा रहे हैं। वहीं डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने भी नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को जीत की ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने भी कहा है कि नए उपराष्ट्रपति की जिम्मेदारी सीपी राधाकृष्णन को मिली है और एनडीए की एक बड़ी जीत है। और आपको बता दें कि एनडीए की जीत से खुशी का माहौल भी दिख रहा है। की जीत देश के उपराष्ट्रपति का शानदार जीत ये लोकतंत्र की ताकत को दर्शाता है और परिवार तंत्र के मानसिकता को फिर झटका लगा। देखिए, बिहार में हो रहे एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आधार कार्ड को मान्यता देने पर तेजस्वी यादव ने खुशी जताई है और तेजस्वी यादव ने दावा किया कि ये हम लोगों की बड़ी जीत है। वहीं माई बहन मान योजना और युवा संवाद में युवाओं से फॉर्म भरवाने को लेकर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना भी साधा। तेजस्वी यादव ने कहा, अधिकारी और मंत्री धमका रहे हैं, लेकिन किसी के धमकाने से हमारे कार्यकर्ता डरेंगे नहीं। तो एसआईआर को लेकर और अब आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। उस वक्त ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। उनके साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद हैं और देखिए, बातचीत दोनों के बीच में होती हुई। वैसे भी पहले से जीत सुनिश्चित मानी जा रही थी, लेकिन जब जीत हो गई आधिकारिक तौर पर सीपी राधाकृष्णन ने जीत दर्ज कर ली उपराष्ट्रपति के पद के लिए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मिलने के लिए उनके आवास पहुंचे। उन्होंने उन्हें बुके देकर हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं और एक बड़ी जीत एनडीए की मानी जा रही है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात करने के लिए उनके दिल्ली स्थित आवास पहुंचे। वहां पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुके देकर उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हुआ है और देश के नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बने हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी उनके आवास पर पहुंचे, जहां देखे बुके देकर उन्हें शुभकामनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। आपको बता दें कि आज सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले थे और उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को हरा दिया है और नए उपराष्ट्रपति देश के सीपी राधाकृष्णन बने हैं और एनडीए में खुशी की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए और शुभकामनाएं देने के लिए सीपी राधाकृष्णन के आवास पर पहुंचे थे। और एक बार फिर से बात कर लेते हैं, बिहार में हो रहे एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आधार कार्ड को मान्यता देने पर तेजस्वी यादव ने खुशी जताई है। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि हम लोगों की बड़ी जीत है। वहीं माई बहन मान योजना और युवा संवाद में युवाओं से फॉर्म भरवाने को लेकर भी तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा, अधिकारी और मंत्री धमका रहे हैं, लेकिन किसी के धमकाने से हमारे कार्यकर्ता डरेंगे नहीं।
आधार कार्ड जो है वो इंक्लूड किया जाए। तो इसमें तो आप कह सकते हैं कि एक हम लोगों की बड़ी जीत हुई है और हम लोग न्यायालय को धन्यवाद देना चाहेंगे। और देखिए, माई बहन मान योजना का फॉर्म हम लोग भरवा रहे हैं, साथ ही साथ युवाओं को नौकरी मिले इसके लिए युवा संवाद का फॉर्म हम लोग भरवा रहे हैं और सरकार बनने पे ये योजना जो है हम लोग लागू करेंगे, लोगों को फायदा होगा। और हम अपने वर्करों से कहना चाहते हैं कि बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लें। प्रशासन डराएगा धमकाएगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। ये कभी सम्राट चौधरी, कभी कौन मंत्री, फलना चिल्ला, अपना पार्टी का फॉर्म भरवाए तो ठीक है। हम लोग अगर कोई योजना लाना चाहते हैं, हम पॉलिटिकल पार्टी है और हम कह रहे हैं कि हम लोग भरवा रहे हैं, पार्टी भरवा रही है, तो उसको हमारे कार्यकर्ताओं को अरेस्ट करवा लिया जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने लालू प्रसाद के एमवाई समीकरण पर हमला बोला है। शाहनवाज हुसैन ने कहा, लालू प्रसाद का एमवाई समीकरण ढह गया है। आरजेडी मुस्लिम समाज को डराकर वोट लेती है और वोट लेने के लिए हथकंडे अपनाती है। सत्ता में खुद बैठ जाते हैं और मुसलमानों से झोला ढलवाते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगवाते हैं, कबाब मंगा के खाते हैं। वो एम वाई नहीं है, वाई एम है। नीतीश और मोदी की जो जोड़ी है काट है, कोई इसका काट नहीं है। विधानसभा चुनाव को लेकर भले ही एनडीए में सीट का बंटवारा नहीं हुआ हो, लेकिन एनडीए के नेता प्रत्याशियों का ऐलान चुनावी सभा में भी कर रहे हैं। मोतिहारी के केसरिया में आयोजित एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में मंत्री अशोक चौधरी ने विधायक शालिनी मिश्रा की उम्मीदवारी पर मुहर लगा दी और उनका समर्थन भी किया है। अशोक चौधरी ने कहा, शालिनी मिश्रा ने बेहतर काम किया है और आगे भी यहां बेहतर काम करेंगे। शालिनी जी सिटिंग है और शालिनी जी तो मजबूत उम्मीदवार हैं, काम की हैं। अभी हम आए थे 1 महीना पहले, 15 दिन पहले भी यहाँ आए थे। लगभग 150 करोड़ के आसपास की योजना का शिलान्यास माननीय नेता ने जो किया था उसका अनावरण किए थे। अच्छी मीटिंग हुई थी। तो ये शालिनी जी तो है ही हैं, सिटिंग है, उम्मीदवार होंगे ही, हम लोग को ऐसा उम्मीद है। देखिए, पटना में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। 7 नाबालिग बच्चों को हत्या के प्रयास का आरोपी बना दिया गया है। इन 7 बच्चों को आज कोर्ट में हाजिर होकर जमानत लेनी पड़ी है। घटना पटना जिले के खुसरूपुर थाने का है। यहाँ इन बच्चों के पड़ोस में रहने वाली एक महिला और रिश्ते में चाचा ने उनके अभिभावक के 7 बच्चों पर ट्रैक्टर चढ़ाकर जान से मारने की साजिश रचने का केस दर्ज कर दिया। थाने ने बकायदा इन पर केस भी दर्ज कर लिया। आज ये सभी बच्चे पटना सिटी के व्यवहार न्यायालय में जमानत लेने पहुंचे। इस मामले में जब न्यूज़ 18 ने पटना के ग्रामीण एसपी विक्रम सेहाग से पुलिस का पक्ष जानना चाहा, तब उन्होंने बताया कि इन सभी बच्चों को जमानत लेने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि इन सभी का क्लोजर रिपोर्ट पुलिस की तरफ से कोर्ट में दाखिल कर दिया जाता है। उन्होंने बताया कि केस दर्ज करते समय बच्चों की उम्र दर्ज नहीं कराई गई थी, इसलिए पता नहीं चल पाया कि उनकी उम्र क्या है। खबर आपको रोहतास के डेहरी से बताते हैं, जहां एक निजी स्कूल के छात्रावास में 13 साल की नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। गैंगरेप के मामले में इंद्रपुरी थाने में केस भी दर्ज किया गया। पुलिस ने 4 आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए सभी उसी निजी विद्यालय के हॉस्टल के कर्मी हैं। पीड़ित बच्ची नालंदा जिला के गाँव की रहने वाली है। बच्ची को स्वास्थ्य जाँच के लिए सदर अस्पताल सासाराम लाया गया। इलाज के बाद बच्ची को बाल कल्याण समिति को सौंपा गया। वहीं इस मामले में सासाराम के सिविल सर्जन का कहना है कि पहले तो बच्ची का मंत्र सर्दी खांसी की जांच के नाम पर लाया गया, लेकिन जब मामला संदिग्ध लगा तब जाकर पता चला।